इंडिया टीवी का वुमेन कॉन्क्लेव शी। और जब बात हो रही है नारी सशक्तिकरण की, तो ये भी एक सच्चाई है कि जब तक महिलाएं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगी, जब तक महिलाएं राजनीति में, पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएंगी, तब तक सही मायनों में आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल सकेगा। और अभी भी हम वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने की बात तो कर देते हैं, लेकिन आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन सदन के भीतर नहीं दिख रहा है। उसके लिए भी रिजर्वेशन की ही जरूरत पड़ रही है। तो इन तमाम हर्डल्स को पार करते हुए कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। लेकिन जब युवा महिलाएं राजनीति को चुनती हैं और राजनीति में आने का फैसला करती हैं, अच्छी खासी बड़ी बड़ी डिग्रियां बड़े बड़े कॉलेज से लेने के बाद वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती हैं, दिल्ली लंदन वाली लाइफ छोड़कर वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर गांव गांव की धूल छांकती हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसा होता है और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन वो लाना चाहती हैं। आज इस मंच पर ऐसे ही दो युवा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। कैराना से सांसद इकरा हमारे साथ हैं और समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं। शांभवी, समस्तीपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू समस्तीपुर, ये जर्नी, और वो भी 25 साल की उम्र में। अब तो आप बड़ी हो गई थोड़ी सी, लेकिन तब तो 25 साल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन किस तरह का था? सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। इंडिया टीवी के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी खूबसूरत तरीके से आप महिला दिवस को मना रहे हैं, जहाँ पे आप महिलाओं जो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रही हैं उनको आप एक स्पेस दे रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। ये अपने में अद्भुत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्तीपुर से दिल्ली, दिल्ली से वापस समस्तीपुर, बहुत मात्र 25 साल की उम्र में ये हम सफ़र तय किए हैं, बट बहुत लंबा सफ़र लग रहा है अब, नाउ दैट आई लुक बैक। डेफिनेटली अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम एक ऐसे परिवार में जन्मे जहाँ पे बेटा और बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं किया गया, और सौभाग्य से मेरी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पे बेटे और बहू में कोई अंतर नहीं किया गया। तो मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है और हम अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। तो राजनीति में आना और राजनीति में कैसे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ये बचपन से ही हम लोग देखे कि सेवा का भाव जो होता है, अपने दादा को जनता की सेवा करते हुए देखा, अपने पिताजी को जनता की सेवा करते हुए देखा। कभी ये नहीं सोचे कि एक महिला है तो राजनीति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचे कि बिहार की बेटियां और बिहार को आगे लेके जाना है, तो इसके लिए अगर काम करना है तो वो पॉलिसी मेकिंग से ही शुरू होगा, और वहाँ से ये सपना शुरू हुआ। इस सफ़र में बहुत खूबसूरत लोग मेरे साथ रहे जो हमको आगे लेकर के गए। पर हाँ, महिला की जो कोई भी फील्ड हो, वो पॉलिटिक्स ही नहीं, कोई भी, आप जैसे जर्नलिज्म में है या आप एजुकेशन में हो या हेल्थ केयर में हो, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो महिला को फेस करना पड़ता है वो है जब उनको डबल शिफ्ट का काम करना पड़ता है। अपने करियर में भी आगे बढ़ना पड़ता है और अपने परिवार को भी संभालना पड़ता है, अपने घर को भी संभालना पड़ता है, वो जिम्मेदारी भी उन पर होती है। पर हम ये मानते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में ऐसा कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ पे देवता जो हैं वो विराजते हैं। और ऐसे में हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार में अगर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती किसी को ये शक्ति दी है जो ये कर सकता है कि अपने करियर को भी आगे लेके जा सकता है और अपने परिवार को भी आगे लेके जा सकता है, वो महिला ही है। वाकई में महिलाओं के पास ये शक्ति है कि वो डबल ट्रिपल शिफ्ट और कई सारे रोल्स जो हैं वो एक ही वक्त पे अदा कर सकती हैं। इकरा, आपकी राजनीति में आने की भविष्यवाणी संसद के एक गार्ड ने की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो पता चला आप पिताजी के साथ एक बार गई थी संसद, और वहाँ पे एक गार्ड ने आपको प्यार से दुलारते हुए कहा कि एक दिन तुम भी यहाँ आओगी। और वो सपना पिताजी ने देखा, आपने देखा, प्रेडिक्शन गार्ड जी ने की थी, पूरा हो ही गया। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का और चैनल का कि ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक गार्ड थे जो चेकिंग के दौरान उन्होंने मुझे ये बात कही थी। तब कुछ इस बात का मुझे ऐसा एहसास नहीं था, बहुत साल तक नहीं हुआ जब मैं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैं दोबारा पार्लियामेंट आई खुद एक सदस्य मेंबर बन के, तब मुझे उनकी वो बात याद आई कि ऐसे मजाक में उन्होंने मुझे कहा था, और कभी कभी मजाक में कही हुई बात किस तरीके से घूम फिर के आ जाती है। तो एक अच्छी जर्नी रही है। मेरी जर्नी थोड़ी एक्सीडेंटल थी, लेकिन
कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी का काम है और कितना कुछ बदलाव जो भी सोशल चेंजेस हम लाना चाहते हैं उसका अगर कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो राजनीति है। तो मुझे राजनीति करने का मौका मिला और मेरा भी परिवार, हमारी भी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। तो बचपन से ही पूरा घर, हमारा घर ओपन हाउस है, मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं। तो हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट और पब्लिक स्पेस का फंडा है नहीं, तो इट इज़ एन ओपन हाउस। जेन ज़ी ये समझेगी नहीं जी दे नीड देयर स्पेस। जी, तो बचपन से देखा है, सीखा है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता था मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, पर हालात ऐसे बने इत्तफाकन कि आना पड़ा। और अब जब आ गए हैं तो जितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है वो उसका एहसास है और कोशिश है कि यहीं से और काम ऐसे हो सकें जिससे और महिलाएं भी आगे आ सकें। बिल्कुल, आपकी उस एक्सीडेंटल जर्नी के बारे में भी बात करूंगी। शांभवी, आप अच्छा खासा अपना पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए आपने अप्लाई किया था, LSR से आप पढ़ रही थी दिल्ली में आराम से। फिर उसके बाद कौन सा वो मूवमेंट था जब लगा कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, या मन तो पहले से था, उम्र थोड़ी जल्दी हो गई? जैसा कि पहले कहा कि राजनीति में आना है, ये बचपन से मन था। आपकी और बहनें हैं, उन्होंने नहीं कभी इंक्लिनेशन दिखाया? 2 छोटी बहन है, हम लोग 3 बहन है। आई एम द एल्डेस्ट एंड एक होता है कि बड़ी बेटी के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, तो अपने आप में हम लोग वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ इसको आगे लेके चलना है। बट जोक्स अपार्ट, अगर सच्ची में मेरे से पूछा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव था, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम लोग बचपन से उस फैमिली में पले बड़े थे और सच बताएं तो कुछ और आता भी नहीं था। अगर कोई मेरे से पूछता कि आपको ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या चाहिए, तो शायद हम सोचे ही नहीं कभी कि मेरा ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या होगा। मेरे को था कि मेरे को जनता के बीच में रहना है, जनता के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है। और हमेशा हम लोग वो कोट पढ़ते हुए आए, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तो जब आप खुद वो एफर्ट नहीं लेंगे, जब आप खुद वो पहल नहीं करेंगे, तो आप वो चेंज कैसे समाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ से शुरू हुआ और जर्नी चलते आ रहा है। जर्नी चल रही है। आपकी जर्नी जो थी वो एक्सीडेंटल थी। आप तो लंदन में आराम से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब भाई दिल्ली, लंदन सब कुछ छोड़ के फिर कैराना में गली गली जाके धूप में पसीने से लथपथ होकर वोट मांगना कि वोट दे दो, ये एक्सीडेंट जो था पसंद आने लग गया था धीरे धीरे? शुरुआत में लग रहा था यार परिवार की जिम्मेदारी अब निभानी तो पड़ेगी? नहीं, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी इसमें, लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है इससे ज़्यादा ग्रैटिफाइंग जॉब, इंस्टेंट ग्रैटिफाइंग जॉब और कोई नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसकी ज़िंदगी पे उसका असर देखते हैं, तो अपने आप इस काम में मन लगने लग जाता है, अपने आप मेहनत करने का मन लगने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे शुरुआत करी, हालात ऐसे थे कि करनी पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव इस काम से हो सकता है और उसके रिजल्ट सामने सामने देखने को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, तो एक ग्रैटिफिकेशन मिलती है, खुशी होती है वो काम करके। और वही है कि अच्छा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मीडियम बन सके लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं उसे पहुंचाने का। तो वो देखते देखते खुद ही इस काम में मन लगने लगा। तो ऐसा नहीं था कि सब दोस्तों ने कहा कि भाई अच्छे खासे पढ़ रही थी, लंदन में आराम से एक कंफर्ट लाइफ जी रही थी, उसको छोड़कर सडन एक 360 डिग्री चेंज आ जाता है ना? पॉलिटिक्स में आप कैसी दिख रही हैं, क्या पहन रही हैं, क्या बोल रही हैं, दुपट्टा कैसे लिया हुआ है, सब कुछ बहुत ख्याल से चलना पड़ता है। वो लंदन वाली लड़की की फ्रीडम चली जाती है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हर प्रोफेशन का एक डेकोरम होता है और हमारे प्रोफेशन का भी है, लेकिन ज़रूर महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है कि क्या पहन रही हैं, किस तरीके से पहन रही हैं। हम कभी भी किसी पैनल में बैठ के हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के बारे में इस तरीके से बात नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना या उनका जो पहनावा है वो किसी भी दिन चर्चा का विषय नहीं बनेगा, लेकिन महिलाओं का पहनावा आज भी चर्चा का विषय बनता है। और ये समाज है और समाज का जो पहिया है धीरे धीरे घूमता है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम को नहीं उस बाधा में लाना चाहिए किसी भी पहनावे की वजह से या किसी उस वजह से। तो अगर मेरे दुपट्टा सर पे रखने से हम फिर काम की बात कर सकते हैं तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फोकस होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह की बातें करें, बाधाएं बनाएं महिलाओं के लिए, वो सही नहीं है और उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ये बदलाव के लिए जर्नलिस्ट,
और सिविल सोसाइटी सभी लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि फोकस हट जाएगा, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। जी, महिलाओं के काम पर ज़्यादा फोकस रहेगा और पहनावे पे कम। बिल्कुल। शांभवी, अगर आपसे पूछूं, आप बिल्कुल बेबाकी से कहती हैं कि हाँ मेरे दादा, मेरे पिताजी, तो किसी ने कहा नहीं 25 साल की उम्र में टिकट मिल गया, नेपो किड्स हो। हमेशा बोलते हैं, पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। अगर अब हम लोग भी ये सोचने लगेंगे कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोग अपना काम कब करेंगे। और एनीवे, महिलाओं पे कमेंट करना बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे बेटे हैं राजनीति में जो वो भी नेपो किड्स हैं, बट उनके बारे में कम चर्चा होती है। पर महिला अगर अपनी राजनीति की पीढ़ी को आगे लेकर के जा रही हैं और काम कर रही हैं, तो उन पे कमेंट करना ज़्यादा आसान होता है। दूसरा चीज़ ये है कि राजनीति में भले ही मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के वजह से एक कम्युनिकेशन मेरा बेटर इस्टेब्लिश हो पाया हो, बट मेरी जीत जो है वो सुनिश्चित समस्तीपुर की जनता ने की। ये कभी भी हम मेरे फादर के चाहने से, मेरे फादर इन लॉ के चाहने से या मेरे दादाजी के चाहने से हम कभी भी सांसद नहीं बन सकते। हम सांसद बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर की जनता के वोट से बने हैं और उनके आशीर्वाद से बने हैं। और राजनीति इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक तो हम लोग हर दिन अपना एग्जाम देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ रहना होता है, और हर 5 साल में हम लोग को वापस से एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सांसद बन गए हैं तो अब हम ताउम्र सांसद रहेंगे। हर 5 साल में हमको वापस जनता के बीच में जाना है और एक लड़ाई जो है, इलेक्शन चुनाव का लड़ाई है, वो हमको लड़ना है। हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और वो जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने एक मत में एक आइडियोलॉजी को वोट करके जिताया है। तो ऐसे सिर्फ ये कह देना कि बिकॉज माय फादर इज इन पॉलिटिक्स इसीलिए हम एक एमपी हैं, आई थिंक वो समस्तीपुर की जितनी भी तमाम जनता है उसके चेतना पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं होता है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का जो सफर होता है वो बहुत ही अलग होता है। बिल्कुल। और आपने भी उसी तरह से रैलियां की, कैंपेन किया होगा, उतनी थकान आपको भी हुई होगी, उतनी मेहनत आपने भी की होगी, हारने का डर आपको भी वैसा ही लगा होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी सच्चाई है कि टिकट मिलना आसान होता है, उसको सस्टेन करना, अगली बार जीतना, वो असली परीक्षा आ जाती है। इकरा, एक नेचुरल, ये कहते हैं कि भाई राजनीति में अगर बेटे हैं तो बेटे ही नेचुरल हेयर माने जाते हैं। उत्तराधिकारी जो हैं कि भाई ठीक है अब मेरे बेटे को टिकट दे दे, या फिर मेरा बेटा आगे इस बात को आगे बढ़ाएगा। तो ये नेचुरल चॉइस बेटी ऑप्शन नहीं है तो होती है, नेचुरल चॉइस बेटी अभी भी नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में हैं। मैं उनसे छोटी हूँ लेकिन उनसे बड़ा पद मेरे पास है। तो मैं खुद ही का एक्सीडेंटल वाला है जी, नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ कभी ये भेदभाव नहीं था, कभी ये फर्क नहीं रखा। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, मेरे भाई भी, मतलब उन्हें कभी आज तक ये एहसास नहीं हुआ या उन्होंने मुझे नहीं कराया कि कोई हायरार्कियल डिफरेंस हमारे पद की वजह से हमारे बीच में आ गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेचुरल चॉइस नहीं मानी जाती हैं बेटियां, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक महिला काम को आगे लेकर चलती है, तो हर प्रोफेशन में नेचुरल चॉइस होनी चाहिए महिलाओं की, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म सोच जिसको साथ संजो कर लेने का काम महिलाएं करती हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल बेहतर कर सकती हैं, जब जब मौका मिलता है बेहतर करके भी दिखाते हैं। लेकिन वही है कि अभी बहुत सारी पेट्रियार्कल बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना शांभवी अभी भी बाकी है। खासतौर से जब हम जितना इंटीरियर इंडिया में जाते जाते हैं वो बैरियर्स और ज़्यादा कड़े होते जाते हैं। आपने फील किया? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि आपने इकरा जी से अभी प्रश्न पूछा था, हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग 2 तरफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो हम लोग अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं महिला नेता होने के नाते, और दूसरी तरफ हम लोग एक पेट्रियार्कल माइंडसेट को भी फाइट कर रहे हैं। तो ये 2 तरफा लड़ाई है। जैसे कि हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़े, उसके पहले हम पेट्रियार्कल एक माइंडसेट से लड़े, मिसोजिनिस्ट से लड़े, उस थॉट से लड़े कि बेटी जो है 25 साल की एक लड़की सांसद बन सकती है कि नहीं, उस थॉट से लड़े, और उसके बाद हम चुनाव लड़े। तो डेफिनेटली बहुत लंबा फाइट है और अभी भी ये हर समय चलता रहता है। जब मेरे को टिकट मिला था तो एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि अब तो आप नेता बन जाएंगी तो आपका घर कौन संभालेगा, अब तो आप बहुत बिजी हो जाएंगी। एक पत्रकार ने पूछा आपके तो फादर की 3 बेटी है, अगर उनको बेटा होता तो क्या आप राजनीति में होती।
तो मेरे को कभी कभी लगता है कि ये प्रश्न है यार, महिलाओं से ही क्यों पूछा जाता। किसी, आप कभी सुने किसी पत्रकार को किसी मेल जनप्रतिनिधि से या किसी भी फील्ड में किसी भी पुरुष से कोई पत्रकार पूछे कि आप ये कर रहे हैं, अब आपके घर को कौन देखेगा? बट यू नो, हम हमेशा यही रिप्लाई करते हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन किसी पुरुष से नहीं पूछ सकते तो आप हमसे भी मत पूछिए। सिंपल, मतलब उसकी का जवाब देंगे जिसका जवाब देने का कोई मतलब भी है। मेरा घर कैसे संभलेगा, मेरे पिताजी क्या करते अगर उनको बेटा होता है, ये सब इज नोबडीज कंसर्न। बट सबको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत आसान है महिलाओं पे कमेंट करना, महिलाओं के पर्सनल लाइफ में घुस जाना, महिलाओं के पर्सनल चीज़ों पे कमेंट करना, और सबसे आसान वही चीज़ होता है जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को आई थिंक एज यंग लीडर्स हम लोग उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हमारी महिलाओं का, हमारी बेटियों का जो भविष्य है वो ये नहीं हो सकता, और वो बदलाव जो है वो अभी यहीं से, इसी मंच से शुरू होगा। बिल्कुल, वो बदलाव लाने की ही कोशिश है लगातार। लेकिन इकरा, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट कहा कि पुरुषों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पुरुष और महिला दोनों काम से आके लौटें तो आपके घर में कितने भी नौकर चाकर हों, खाना क्या बनेगा ये फीमेल काउंटर पार्ट से ही पूछा जाता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं ऑब्वियस आपने मान के चल रहे होते हैं कि अगर बच्चा बीमार है तो माँ ही छुट्टी लेती है दफ्तर से। तो ये कुछ कुछ पेट्रियार्कल चीजें हैं, माइंडसेट है, ना तो बच्चे को भी समझ में आती है ना ही आपके हाउस हेल्प को समझ में आती है। तो वो वक्त लगेगा उस सोच को तोड़ने में। लेकिन इकरा, अगर जब हम कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, राजनीति में आपको एक दो नहीं हजारों लाखों लोगों से डील करना है, उनके ऊपर अपना होल्ड भी रखना है। पुरुष किसी भी भाषा में कितनी भी ऊंची आवाज करके बात करेगा तो नेताजी कर रहे हैं, लेकिन वही बात एक महिला नेत्री करेगी, घमंडी है, बात करने की तमीज नहीं है। ऐसा कभी फेस किया? काफ़ी बार, और अभी भी होता है। मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि हमारी ज़िले में दिशा की बैठक होती है जिसको चेयर एमपी करते हैं वहाँ के। तो उस दौरान जितने भी अधिकारी होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं वो उनकी नज़र मिला के बात करेंगे, पर मुझे सीधा एड्रेस नहीं करेंगे, इवन दो आई एम चेयरिंग द मीटिंग। तो ऐसा बहुत होता है कि अधिकारी लोग जो होते हैं, एक महिला से, खासकर अगर आप यंग हैं तो आपकी अथॉरिटी को उतना नहीं मानते हैं या कोशिश करते हैं डॉज करने की। तो वहाँ भी आपको बहुत सारी टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं अपनी बात मनवाने की, अपना प्रेशर बनाने की। तो और चुनाव में भी होता है। मुझे अभी भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बेटी या बहन बनकर आज भी वोट मांगने पड़ते हैं, जो पूरी तरीके से पेट्रियार्कल शैकल जो बेड़ियां हैं आज भी हमारे समाज में, उसी के अंदर आते हैं। तो उनको भी तोड़ने की ज़रूरत है कि अपनी काबिलियत के ऊपर आप सिर्फ वोट मांग सकें, ऐसा भी दिन आ सके। और जैसा अभी जो डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हम सभी लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरी समझ में महिलाओं का कोई मज़हब नहीं है, महिलाओं की कोई जात नहीं होती। हमें हर जगह ही अपने अपने समाज में, अपने अपने मज़हब में, अपनी अपनी जात में कहीं ना कहीं एक अलग लड़ाई, मर्दों के मुकाबले एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्योंकि हमारी लड़ाई सबकी एक ही है, तो हम सबको एक साथ उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी पड़ेगी। वाजिब बात है, लेकिन कौन कितना कर पाता है, क्योंकि जब बात असली राजनीति की, नंबर गेम्स की और तमाम चीज़ों की आती है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कितनी हो पाती हैं देखना होगा। शांभवी, एक चीज़ जो हम नोटिस करते हैं कि जब तक हम गांव की पंचायत लेवल तक बात करें, 50% रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जैसे ही मूव फॉरवर्ड होता है, एक तो रिजर्वेशन नहीं है, अभी बिल पास हो गया, बात अलग है, रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उस तरह का अग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन विधानसभा के भीतर, फिर लोकसभा के भीतर नहीं दिखता है महिलाओं का। तो आखिर ऐसा क्या डिरेलमेंट हो जाता है कि मुखिया पति ही काम करेंगे वाला कॉन्सेप्ट जो है, भले ही वो एक OTT सीरीज में है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत वो अभी भी बहुत मुखिया पति वाला जो कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट मेरे PhD का जो सब्जेक्ट है वो भी यही है कि इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का है, वो जैसे जैसे सदन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो घटते कैसे जाता है। बिहार का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 50% आरक्षण महिलाओं को
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में मिला, और वहाँ पे आपको महिलाएं जो हैं लोकल लीडरशिप में दिखेंगी। आपको इनफैक्ट महिला का जो प्रतिनिधित्व है वो आपको रैलीज में भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर हम लोग पार्टी वाइज भी बात करें तो महिला प्रकोष्ठ भी है, युवा प्रकोष्ठ भी है, जहाँ पे लगातार जो महिला है उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। पर जब आप प्रतिनिधित्व का बात सदन में करते हैं, अगर आप विधानसभा ले लें या आप संसद भवन ले लें, तो वहाँ पे 6% और 11% हो जाता है, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा कम इन कंपैरिजन टू लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे अगर आप एक तो पॉलिटिक्स इज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, सोशली भी महिलाएं जो हैं वो अपने आप को बहुत हद तक हमने देखा है कि अपने आप को बहुत कंफर्टेबल वो नहीं फील करती वो मेल डोमिनेटेड फील्ड में। एक 9 to 5 जॉब नहीं है महिलाओं के लिए। हमेशा जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सिक्योर जॉब खोजते हैं, वो चाहते हैं कि महिलाएं सेफ जॉब्स में हों, और पॉलिटिक्स को उतना सेफ नहीं माना जाता है। जो पुराने समय पुराने ख्याल के लोग हैं उनको लगता है कि हमारी जो बेटियां हैं वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें, हाँ आवाज़ अपना उठाएं, कॉलेज में एक्टिव रहें, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्टिव रहें, बट उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ें। तो ये वाला भी जो कंस्ट्रेंट मतलब हमारे कैंपेन में आ जाए स्टार कैंपेनर बन के, लेकिन खुद ना आए। नहीं, ये चीज़ नहीं है। मतलब जैसे अभी पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा था और उसी के दरमियान बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं उनसे हम लोग मिले, बट वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक ही ठीक है, इसके आगे हम लोग की फैमिली हम लोग को अलाउ नहीं करेगी। हम लोग बात भी कुछ किसी बात पे हुआ कि आप लोग फेस्ट में कैसे आप लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो कहते नहीं हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक ही रहते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं इनकरेज करते कि हम लोग इसके बियॉन्ड जाएं। या फिर अगर आप जो महिला हैं जो पार्टी में भी काम कर रही हैं, पार्टी वर्कर्स भी हैं, तो वो लोग अपने जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सीमित करके रखना चाहती हैं कि घर भी संभल जाए और पॉलिटिक्स भी बैलेंस आउट हो जाए। अगर आप बात करें तो जब टिकट का भी बंटवारा होता है तो उसमें प्रेफरेंस हमेशा मेल को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मेल जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। पर अब अगर हम अपने पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बात करें तो उन्होंने 5 में से 2 सीट जो है वो महिलाओं को दी। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो लोक जनशक्ति पार्टी ने एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत भी वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाह रहे हैं। तो टाइम्स आर चेंजिंग, समय बदल रहा है। हमारे स्पीकर ओम बिरला जी हमेशा इनकरेज करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो यंग महिला, सारी जितनी भी युवा महिला अभी चुनकर जनप्रतिनिधि बनकर आई हैं, उनको बोलने का पर्याप्त समय मिले, वो अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। पॉजिटिव चेंज है, आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है, बट चेंज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हो रहा है, चेंज आने में भी लंबा वक्त लगेगा। इकरा, और अगर हम बात करें, ठीक है महिलाएं जो है वो आपने बिल्कुल सही वाजिब कही कि जाति मजहब से ऊपर उठ के देखा जाए, लेकिन अगर मैं मजहब के दायरे में अगर देखूं तो मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और भी कम है। मेरे ख्याल से 18 अब तक, और 13 उसमें से शायद वो थी जो पॉलिटिकली फैमिलीज के साथ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रही थी। तो यानी कि अगर खुद के बूते पर आना खड़ा होना तो उनकी तादाद तो नेग्लिजिबल है आज़ादी से अब तक। तो अगर उस दिशा में काम करना होगा, आई एम आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन, तो किस तरह से काम होगा? आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या ज़्यादा हर्डल्स आपको खुद महसूस हुई जब आप गई अपने लोगों के बीच में? देखिए, जैसा शांभवी जी ने कहा कि कई लोग नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली नहीं चाहती है इस तरीके के प्रोफेशन में आए, और यही अक्रॉस रिलीजन है। मुझे लगता है सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, और भी जितने हमारे समाज में जितनी भी जातियां हैं, रिलीजन है, सभी लोग यही सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि हमने इसको इसी नज़रिए से देखा है कि मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल परसेप्शन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरे लिए इंदिरा गांधी जी, because I saw her as a lady who was leading the country. So for me, that is a visual representation I often go back to. Similarly, across party, we have Sushma Swaraj ji, मायावती जी, ममता जी। तो जब आप महिलाओं को जिम्मेदारी के पद पे देखते हैं तो उससे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जिससे कई महिलाएं खुद भी आगे आने का सोचती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही जो आपने सवाल शांभवी से किया, मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ कि
रिजर्वेशंस हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें विद इन पार्टी भी हमें एक रिजर्वेशन एक वो रखना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं को नर्चर कर सकें, जहाँ पे उनकी लीडरशिप को नर्चर कर सकें, क्योंकि 1-2 टिकट मिल जाने से हम वो बदलाव नहीं ला सकते हैं। सिंबोलिज्म कर लीजिए कि गुलदस्ते में ये 2 फूल भी हैं, वो जी। काम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर 33% रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आपकी पार्टी में उतनी महिला नेता नहीं है तो आप वो सीटें कभी भी नहीं भर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन पार्टीज भी एक रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर ग्रास रूट लेवल से हम महिलाओं की लीडरशिप को नर्चर करके और तब उन्हें आगे भेज सकें। इकरा, जब कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, आपने कहा ठीक है हर मज़हब में लिमिटेशंस अपनी होती हैं, कहीं नंबर्स कम आपको नज़र आते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के कई लीडर्स कहते हैं कि महिला आगे आए लेकिन हिजाब पहन कर आए, तो ये जब इस तरह के बयान आते हैं तो आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं? तो कभी लगता है कि यार आपने कभी तो नहीं कहा कि एक मुस्लिम नेता आए आगे तो सर पे टोपी और दाढ़ी पहन कर ही आए, फिर जब महिला की बात करते हैं तो आप ऐसी कंडीशन क्यों लगा देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि किसी भी मज़हब में हो सबको अपनी एजेंसी होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पास उनकी एजेंसी होनी चाहिए, अगर वो सर ढकना चाहें या ना ढकना चाहें। तो एक कॉन्सेप्ट बेपर्दगी का और पर्दे का है मज़हब में ज़रूर, लेकिन उसका भी इतना वो नहीं है। आप इस हाल में भी आप पर्दे में रह सकते हैं, आप हर तरीके से पर्दे में रह सकते हैं। तो कोई आपको बताए कि आप किस तरीके से, मर्दों पे भी पर्दा जायज़ है, अगर बिल्कुल ही हम उसके मजहब के हिसाब से चलेंगे तो मर्दों पे भी पर्दा जायज़ है, लेकिन वहाँ पर उन पर उस तरीके की बंदिशें नहीं लगाई जाती, महिलाओं पे ज़्यादा लगाई जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को खुद आगे आकर एजेंसी लेनी पड़ेगी और ये चॉइस है। हमारा संविधान मज़हब के साथ साथ हम अपने देश के संविधान के भी अधीन हैं, जो हमें अधिकार देता है कि हम चूज़ करें अपना पहनावा, हम हिजाब करें या ना करें, पर्दा करें या ना करें, ये एक महिला की चॉइस है और मैं प्रो चॉइस हूँ। तो मेरे लिए मुझे लगता है मेरा काम आसान हो जाता है इससे कि मुझे 100 लोगों को जवाब नहीं देने हैं। तो और मेरा जो पर्दे का तरीका है, हमारे यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, जाट, गुर्जर महिलाएं सभी हर जाति की इसी तरीके से अपने आंचल को लेती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो रिलीजियस बट ऑल्सो कल्चरल। फ्रॉम मेरा जो क्षेत्र है कैराना, वहाँ की जो महिलाएं हैं अक्सर कर इसी तरीके से वो अपने आंचल को लेती हैं। तो कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। रिस्पेक्ट भी है अपने रिलीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रीजन के लिए। तो सभी चीज़ें एक महिला पर ज़्यादा भार है इन महिला चीज़ों पर का। ज़्यादा थोपने वाले कॉन्सेप्ट पे आपने बहुत बेबाकी से कहा कि भाई उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कि आपके लिए भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ज़रा वो भी पढ़ लें। शाम्भवी, अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको क्या लगता है कि ठीक है रिजर्वेशन भी आ जाएगा, लेकिन सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है वहाँ पर हर्डल्स क्या आपको दिखते हैं? क्योंकि अगर ज़बरदस्ती का रिजर्वेशन आ जाए कि भाई क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए आपको देना है, तो फिर जो मुखिया पति हम गाँव में देख रहे हैं, फिर वो मुखिया सांसद टाइप वाला कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि आपने रबड़ स्टैम्प टाइप क्योंकि रिजर्वेशन ने लगा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेयर है ना? नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे है। जैसा कि इकरा जी ने कहा कि विमेन लीडरशिप को नर्चर करना ज़रूरी है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जैसा कि कहा 2024 में भी उन्होंने महिलाओं को 5 टिकट में से 2 महिलाओं को उन्होंने दिया, और विधानसभा में भी, बिहार के विधानसभा में आप देखेंगे कि बहुत महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी में भी विमेन लीडरशिप को नर्चर किया जाता है, जहाँ पे भी जब भी हमारा मीटिंग्स होता है या फिर जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना होता है, किसी को जिम्मेदारी देनी होती है, या जब भी कोई कमेटी बनती है, ऐसे में हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाओं को पर्याप्त जो भागीदारी है वो हर जगह मिले। इसके अलावा आई थिंक एनडीए अलायंस में भी ये देखने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का तो सोच ही आधी आबादी को आगे लेकर के जाने का है। जीविका दीदी जैसे समूह को तैयार करके उन्होंने महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ऐसा काम वो किया तो है, लेकिन वही बात है ना कि इंटरनल महिलाओं को फ्री बीज देना, लाडली बहन से लेकर तमाम जीविका दीदी, इलेक्शन के पास पार्टी कोई भी वो सब कर देती है। लेकिन सही मायनों में, क्योंकि आज हम पार्टी पॉलिटिक्स से और पार्टी पॉलिसी से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं कि सही मायनों में कि लेट्स ब्रिंग देम ऑन द टेबल। ये तो एक सोच है ना, एक सोशल ऑर्डर है जिसको चेंज करना है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में एज अ प्रोफेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है जिसको हम लोग
उसको एक सिस्टम तैयार हुआ है जिसके हम लोग विरुद्ध में जा करके कह रहे हैं कि नहीं हम लोग बराबर की भागीदारी है। तो ऐसे में हम लोग का स्ट्रगल तो लंबा है ही, बट वो हम लोग एवरी डे अपने अपने रोल से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस बदलाव को लेकर के हम लोग को आना है। जैसे एज अ लीडर हम कभी भी अपने फीमेल वोटर्स में या मेल वोटर्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। हम हमेशा इनकरेज करेंगे कि बेटियां जो हैं वो आगे आएँ। हम हमेशा इनकरेज करेंगे कि मेरी बहनों को वो स्पेस मिले, वो सेफ स्पेस मिले जहां वो अपनी बातों को बेबाकी से रख सके, उनको वही अधिकार मिले। और ये चीज़ सिर्फ एक इंसान से नहीं होगा, हम लोग सबको मिलके करना पड़ेगा। महिलाओं की भी पेट्रियार्की एग्जिस्ट बिकॉज विमेन ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ इट। ट्रू दैट, एब्सोल्युटली। सिर्फ ये किसी मेल के कहने से ये सिस्टम और ऑर्डर नहीं चल सकता है। महिला उसमें उतनी ही कंट्रीब्यूटर्स है, वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही है उस सिस्टम में। तो डेफिनेटली हम लोग सबको वी हैव टू कम टुगेदर एंड इट्स जस्ट अबाउट, ये है ही नहीं कि महिलाओं के पास ये है और ये नहीं है। ये बस है कि हम लोग सब इक्वल्स हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ, और हम लोग का उतना ही जितना आपका है उतना मेरा है, उतना सामने जो हमारे भाई साहब बैठे उनका भी है। तो दिस इज व्हाट द थॉट इज, और हम लोग को यही चीज को इनकलकेट करके आगे लेके चलना है। ठीक है, तो यानी समाज से बदलाव होगा और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुंचेगा। इकरा, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी कि Can I add to this? यस यू कैन ऐड। तो बिल्कुल समाज से तो बदलाव होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉलिसीज़ को अगर हम टिल्ट कर दें महिलाओं के फेवर में, तो मुझे लगता है कई सारी बंदिशों से हम ऊपर उठ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम नॉर्वे गए थे UN विमेन के प्रोग्राम में, तो वहाँ का जो सिस्टम था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मर्दों से ज़्यादा है, और साथ ही उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ पैटर्नल लीव। तो वहाँ पर ये मैटरनल लीव तो मिलती है, उसके साथ साथ उतनी ही पैटर्नल लीव है। तो कहीं ना कहीं आप वो बंदिशें तोड़ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये लॉ का पार्ट है कि जितनी छुट्टी एक महिला को मिलेगी उतनी ही एक मर्द को मिलेगी, तो उससे वो भेदभाव खत्म हो जाता है। हाँ। तो और वहाँ की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो महिला पार्टिसिपेशन की वजह से वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत आगे बढ़ी है। तो मुझे लगता है सिर्फ सोशल प्रायोरिटी नहीं, इट इज़ ऑल्सो अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी टू इन्वेस्ट इन women, to bring them forward and to make policies that tilt it in favor of women. हाँ बिल्कुल, अगर उन्हें पैरिटी पे लाना है, जब हम लोग रिजर्वेशंस की बात करते हैं, हम आर्थिक आधार पर या जातीय आधार पर रिजर्वेशंस की बात करते हैं, तो फिर भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि आधी आबादी थोड़ी पीछे छूट रही है तो फिर थोड़ा टिल्ट करना बनता है। आप दोनों आई और आप दोनों ने बड़ी बेबाकी के साथ महिलाओं को लेकर जो तमाम सवालात आपके सामने रखे गए उनका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल ब्रिंग सम चेंज। आई होप सो टू। थैंक यू।